हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलंकार पर आधारित विभिन्न प्रश्नों की। यह एक प्रश्नावली सीरीज है। इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों के उदाहरण दिए गए हैं और उसमें से सही विकल्प का चयन हमने करना है। उन विकल्पों की व्याख्या भी की गई है कि इसमें अगर ये अलंकार है तो फिर क्यों है। अलंकार की बात करते हैं तो सबसे पहले अलंकार के दो भेद होते हैं, जिसमें हम शब्दालंकार और अर्थालंकार दो अलंकारों की बात करते हैं। शब्दालंकार में हम मुख्य रूप से तीन अलंकार पढ़ते हैं। उसमें आता है आपका अनुप्रास अलंकार, उसमें दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा उसमें आता है श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 अलंकार की हम बात करेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा भी और भेद होते हैं, लेकिन प्रमुखतया इन्हीं अलंकारों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। क्यों है? अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं मुदित महीपति मंदिर आए। इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो म वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। मुदित महीपति मंदिर, तीनों में म आया है। और इसी के दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं सचिव, सेवक, सचिव, सुमंत, इसमें भी क्या है? इसमें हमारे 100 वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी यहाँ पर म वर्ण और 100 वर्ण का दोहराव होने के कारण, उसकी बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा हमारा है चरण कमल बंदो हरि राई। अब इसमें देखिए रूपक अलंकार हमने लिखा। क्यों है रूपक अलंकार? क्योंकि चरण कमल, जो हमारे चरण हैं वो क्या है? कमल है। हमने इसमें ये नहीं बोला है कि चरण कमल के समान है, बल्कि हमने चरणों को ही कमल मान लिया गया है। तो ये हमारा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में यही होता है कि जहां पर दो वस्तुओं की तुलना नहीं की जाती, बल्कि एक को ही दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। देखिए, इसमें हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ पे होता है? जहां पे हमारे किसी भी शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार वो शब्द अलग अर्थों में आता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो घटा शब्द हमें 2 बार दिखाई दे रहा है। एक घटा हमारा ये है, और इस वाले घटा का अर्थ और जो हमारा दूसरा घटा है, इन दोनों के अर्थ में अंतर है। पहला जो घटा है वो काली घटा, यानी काले जो बादल हैं उनके लिए आया है, और दूसरा जो घटा है वो आया है कम होने के लिए, यानी काली घटा का घमंड घटा। जो काली घटाएं हैं, जो काले बादल हैं, उनका घमंड घट चुका है, कम हो चुका है। तो दोनों जो घटा शब्द हैं वो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ पे ये यमक अलंकार का उदाहरण बनता है। अगला है नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। नील गगन सा शांत हृदय, इन चारों 5 शब्दों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? नील गगन सा शांत, यानी हृदय। हृदय हमारा कैसा है? नील गगन, नीले आसमान सा शांत है। यहाँ पर हृदय की जो तुलना है वो किससे की गई है? वो शांत नीले गगन से की गई है। और कौन सा भाव है जिसके आधार पे तुलना की गई है? वो है शांत। ठीक है, तो यहाँ पे नील गगन हमारा उपमान है, हृदय हमारा उपमेय है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके समान माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा उपमा अलंकार, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है किसी समानता के आधार पर, किसी विशेष गुण धर्म के आधार पर। यहाँ पर वो विशेष गुण धर्म है शांत। ठीक है, तो ये हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार
तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात इसमें की गई है। चेतक को बहुत ही एक अच्छा कुशल घोड़ा माना जाता है। तो इसमें जो पंक्तियां ये लिखी गई हैं, इसमें कवि लिखते हैं कि आगे बहुत बड़ी एक नदी थी। राणा प्रताप ये सोच रहे थे कि उनका घोड़ा इस नदिया को पार कैसे करेगा, और जैसे ही राणा ने ये सोचा वैसे ही उनके सोचते ही जो चेतक था वो क्या कर गया, उस नदी को पार कर गया। अब सोचना और उतनी देर में उसका क्रियान्वित होना, ये बहुत अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर घोड़ा बहुत तेज था, बहुत चतुर था, बहुत चालाक था, सब कुछ ठीक है, लेकिन आदमी के सोचते ही कोई चीज हो जाए वो असंभव है। यानी यहाँ पर जो घोड़े की विशेषताएं हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां पर किसी घटना का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है फूल हंसे कलियां मुस्काई। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए बहुत आसान सी पंक्ति है कि फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। अब हंसना और मुस्कुराना ये जो क्रियाएं हैं ये मानवीय क्रियाएं हैं, और जहां पर हम किसी भी जो हमारी नॉन लिविंग चीजें हैं उनकी तुलना किसी मानवीय घटनाओं से, क्रियाओं से करते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका हम मानवीय क्रियाओं पर आरोपण कर देते हैं, तो वहां हमारा मानवीकरण होता है। यहाँ पर क्या है, फूलों को हंसते हुए दिखाया है जो कि मानवीय क्रिया है, कलियों को मुस्कुराते हुए दिखाया है, ये भी मानवीय क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा मानवीकरण अलंकार है। अगला है बंदो गुरुपद पदुम परागा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, इसमें देखिए प वर्ण की आवृत्ति हमारी बार बार हो रही है, पद पदुम परागा, तो वर्ण की आवृत्ति यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ पे होगा। फिर अगली पंक्ति है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ यानी बादल कैसे आए हैं, बन ठन के और सज संवर के आए हैं। ये भी क्या है, एक मानवीय क्रिया है, बनना संवरना सजना। ठीक है, यहाँ पर बादलों के लिए उस क्रिया को बताया गया है, तो यहाँ पर बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है, तो इस पंक्ति में हमारा मानवीकरण अलंकार आएगा। अगला है तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती है। अब इस पंक्ति में देखिए तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती है। इसमें देखो बेर जो शब्द है वो हमारे 2 बार आया है, और शब्दों का दोहराव वो भी अलग अलग अर्थों में संकेत करता है यमक अलंकार की ओर। 3 बेर खाती थी वह का मतलब क्या है कि 3 बेर, पहला जो बेर है वो समय को दिखा रहा है, 3 बार 3 टाइम्स वो 3 बार खाती थी, और अब वो मात्र 3 बेर, गिनती के 1 2 3 3 बेर खाती है। ठीक है, जिसको तीनों समय खाना जो खाता था अब वो क्या खा रहा है, सिर्फ 3 बेर खाता है पूरे दिन में। तो यहाँ पे जो बेर शब्द है वो तो अलग अलग अर्थों में आया है, पहला बेर समय, दूसरा बेर फल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यमक अलंकार होगा। अगला है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो छोटी बच्ची है, जो बच्ची है उसकी तुलना किससे की गई है, फूल सी। बच्ची कैसी है, फूल के समान। तो यहाँ पर हमारा आएगा उपमा अलंकार, और तुलना का आधार क्या है, कोमलता। जैसे ही फूल कोमल होते हैं वैसे ही वो जो बच्ची है वो भी क्या है, वह भी कोमल है। तो इस कोमलता के गुण के आधार पर फूल और बच्ची की तुलना की गई है, तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। देखिए चंद्र खिलौना, अब इसमें क्या है, चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना दोनों को एक ही बना दिया गया है कि इसके बीच में कोई हमारा समता सूचक शब्द नहीं आया, चंद्र सा खिलौना, चंद्र सम खिलौना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हमारा उपमा में जाता, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा को ही खिलौना बोल दिया गया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। अगला है धनुष उठाया ज्यों ही उसने
और चढ़ाया उस पर बाण। ठीक है, जैसे ही उसने धनुष उठाकर उस पे बाण चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा। धरा पृथ्वी, सिंधु समुद्र, नभ आकाश, तीनों क्या होने लगे, अचानक से कांपने लगे। विकल हुए जीवों के प्राण, यानी जीव क्या हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। तो यहाँ पर भी घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। धनुष उठाते ही और उस पे बाण चढ़ाते ही तो कुछ भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ सकती है। अगर आप धनुष से किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तब कुछ क्रियाएं होंगी, लेकिन धनुष उठाते ही उस पे बाण चढ़ाते ही सारी चीजों का एकदम से अपना अपना रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना, वो क्या है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि सब कुछ कांपने लगा उनके धनुष उठाते ही, जीव अपने प्राणों के लिए व्याकुल हो गए। तो ये क्या है, उस घटना का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना है। यहाँ पर हमारा आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, मेघमय आसमान यानी बादलों से भरे आसमान से कौन उतर रहा है, बादलों से के भरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी, यानी जो संध्या रूपी सुंदरी है, रात की जो सुंदरी है, संध्या समय, वह परी के समान नीचे उतर रही है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमारा परी, जो संध्या है उसको परी के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण बनता है। लेकिन अब आप ये, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि परी सी है, उसकी तुलना परी से की गई है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा गुण विशेष हमें दिखाया नहीं गया है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, मानवीकरण आएगा, क्योंकि हमने संध्या काल यानी रात्रि के समय का एक परी के रूप में उसको मानवीकृत कर दिया गया है। तो ये हमारा किस में आएगा, मानवीकरण अलंकार में आएगा। अगला है, बहुत आसान सा उदाहरण है, शायद मालूम होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें देखिए चौवर्ण की आवृत्ति हुई है, कहाँ पे, चारु, चंद्र और चंचल, इन तीनों में चौवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। जो मुख है उसकी तुलना किससे की गई है, बाल रवि के समान। क्यों, और तुलना का आधार क्या है, लाल होना, यानी मुख का लाल हुआ, और वो लाल किसके समान हुआ है, बाल रवि। जैसे बाल रवि यानी जब सूर्य निकलता है, बाल रवि, सूर्य के निकलते समय बहुत ज्यादा ब्राइटनेस उसमें नहीं होती है, हल्की हल्की सी लालिमा लिए हुए वो सूर्य होता है। तो वैसा ही गुस्से के मारे उसका जो मुख है उसका रंग भी लाल हो गया है, और वो कैसा लग रहा है, वो बाल रवि के समान प्रतीत हो रहा है, एक ज्वाला सा उसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, क्रोध की ज्वाला। तो यहाँ पर भी हमारा उपमा अलंकार है। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे जो मन का शब्द है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। एक तो पहला मन का क्या है, देखो पहला मन का फेर, मिटाना मन का यानी हमारे मन का, हमारा जो हृदय है उसका फेर, यानी हम अपने मन में हमारी जो भी विचार, जो भी बातें चल रही होती हैं, हम माला तो फेरते हैं, हमारे हाथों में तो माला घूमती है, लेकिन हमारा जो मन है वो भ्रमित होता रहता है, वो सही दिशा में नहीं जाता। तो हमारे मन का यानी हमारे हृदय का कोई जो भी परेशानियां हैं वो दूर नहीं हुई। कर का मन का डार के मन का फेर, वो बोलते हैं कि कर का मन का दाना, जो हम हाथ में जिस माला को फेर रहे हैं उस मनके को, उस दाने को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने मन रूपी जो हमारी परेशानियां हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। यानी एक मन का क्या है, हमारे हृदय का, और एक मन का है दाने के लिए। अगला है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। शारदी चंद्रिका चादर यानी चंद्रिका जो चांदनी है उसको क्या है, चादर मान लिया गया है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर के कारण यहाँ पे हमारा क्या है,
ये हमारा रूपक अलंकार में आया है। अगला है चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। चंद्रिका पर्व में जैसे चंचला स्नान कराए, ठीक है, यानी चंद्रिका पर्व सफेद दूधिया रोशनी जो होती है चंद्रमा की, तो किसी के तन की शोभा को कैसा बोल दिया गया है, चंद्रिका यानी चंद्रमा की जो रोशनी है उसके समान स्वच्छ, उसके समान साफ उसको बोला गया है। तो ये भी क्या है उस बात की अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा कौन क्या होता है, उषा काल कब बोलते हैं हम, प्रातः काल को बोलते हैं, ठीक है। निशा रात होता है, उषा सुबेरे के समय को बोलते हैं, प्रातः काल को बोलते हैं। तो सुबेरे का समय उसको क्या है, उसको एक लड़की यानी लक्ष्मी सी, जय लक्ष्मी सी, अपने लड़की जिसने विजय प्राप्त कर रही है उस एक नारी के रूप में उसको दिखाया गया है। वह क्या है, सुनहरे तीर बरसाती, यानी अपनी जीत की खुशी में सुनहरे रंग के तीरों को बरसाती हुई क्या हुई है, उदित हुई है। जीत किस पे कर रही है, उसने रात पे, उसने अंधेरे पे जीत प्राप्त कर ली हो, ऐसा दर्शाती हुई वह क्या है, अपनी जो सूरज की किरणें हैं, सुनहरे रंग की किरणों को बरसाती हुई वह उदित हुई है। तो यहाँ पे उषा यानी प्रातः काल का मानवीकरण किया गया है। अगला है विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। देखिए इसमें तो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। विमल वाणी ने वीणा, तीनों में हमारा क्या है, व वर्ण की आवृत्ति है। कर कमल कोमल, कमल कोमल कर, इसमें क्या है, क वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अब है दुख है जीवन तरु के मूल। जीवन तरु यानी जीवन की तुलना या जीवन को पेड़ माना है, उसकी तुलना नहीं की है बल्कि जीवन को क्या मान लिया गया है, पेड़ मान लिया गया। देखिए इसको समझने का, रूपक अलंकार को समझने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे आपको उपमेय और उपमान दिखाई देंगे, लेकिन उनके बीच में कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि उनकी तुलना की गई है, बल्कि एक को दूसरी चीज मान लिया जाता है, ठीक है, उसको वही बना दिया जाता है। जैसे जीवन तरु, जीवन अलग है, तरु पेड़ अलग है, लेकिन तरु सा जीवन ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। जैसे पेड़ में पतझड़ भी होता है, उसमें नए पत्ते भी आते हैं, तो वैसे ही तुलना करने का या उसको वही मानने का आधार क्या है। जैसे पेड़ हमेशा एक सा नहीं रहता है, कभी उसमें फल आते हैं, कभी फूल आते हैं, कभी उसमें पतझड़ भी हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी होता है, सुख दुख सब कुछ आना जाना उसमें लगा रहता है, ठीक है। तो इसलिए जीवन तरु, जीवन और तरु को एक ही मान लिया गया है कि जैसा पेड़ एक सा नहीं रहता वैसा मनुष्य का जीवन भी एक सा नहीं रहता है, उसमें भी सुख दुख सब लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार होगा। पहचान यही होती है कि उपमेय उपमान की तुलना नहीं होती है बल्कि उन्हें एक ही मान लिया जाता है। अगला है कहे कवि बेनी, कवि बेनी, ठीक है। अब इसमें कवि बेनी से मतलब क्या है, बेनी कवि का नाम है। कहे कवि बेनी, जो बेनी कवि हैं वो कह रहे हैं बेनी ब्याल की चुराई लानी। यहाँ और जो दूसरा बेनी है, ये बेनी क्या दिखाता है, ये बेनी हम बोलते हैं चुटिया, चोटी, ठीक है, बालों की चोटी, इसको हम बेनी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेनी जो शब्द है वो 2 बार आया है, दोनों बार उसका अलग है अर्थ है। पहला बेनी कवि के लिए आया है, दूसरा बेनी चोटी के लिए आया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा। अगला है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। एक नगरी, साकेत नगरी की बात यहाँ पे कवि कर रहे हैं और उसकी भव्यता, उसकी विशालता का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं कि ये वही साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। स्वर्ग कहाँ है, गगन
कितना ही भव्य हो, कितना ही ऊंचा हो, आसमान तक की ऊंचाई तो संभव है ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो साकेत नगरी की भव्यता है, उसकी जो विशालता है, उसको क्या बोल दिया, उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस पंक्ति में बताया है। तो यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। ठीक है, अब देखिए कलियां क्या कर रही हैं, दरवाजों को खोल रही हैं। कलियां, कोई दरवाजा नहीं खोल सकता, दरवाजा खोलना बंद करना ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे कलियों को एक युवती, एक महिला के रूप में दर्शाया है। कलियों का मानवीकरण कर दिया गया है कि वो क्या कर रही हैं, वो दरवाजों को खोल रही हैं और झुरमुट यानी झुंड में मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराना क्या है, मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा आएगा मानवीकरण अलंकार। फिर है रघुपति राघव राजा राम। देखिए र र र र यानी अनुप्रास अलंकार। सेम अगला भी है कालिका सी किलकी कलेउ देती काल को। ठीक है, कौवर्ण की आवृत्ति बार बार हमें इसमें दिखाई दे रही है, तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार आएगा। अगला है आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे गोपी पद पंकज। गोपी पद पंकज, इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पद यानी पैर, पंकज यानी कमल, यानी जो उनके चरण कमल हैं। ठीक है, पावन की रज जामे भीजे, यानी पद पंकज, चरणों को कमल ही मान लिया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा रूपक अलंकार होगा। अगला है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति रति यानी थोड़ी थोड़ी सी जो शोभा है, जो सुंदरता है, रति के शरीर। अब पहला जो रति रति यानी यहाँ पे जो रति रति आया है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और रति के शरीर, यहाँ पे जो रति है, ये रति कौन है, ये है कामदेव की पत्नी रति। उनके बात की गई है कि उनके शरीर की थोड़ी थोड़ी सी सुंदरता, रति के शरीर की रति रति सुंदरता, यानी रति के शरीर की थोड़ी थोड़ी सुंदरता, थोड़ी थोड़ी शोभा। ठीक है, तो यहाँ पे रति शब्द अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग में लाया गया है। यहाँ पे भी हमारा यमक अलंकार है। अगला है यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अरविंद से शिशु यानी शिशु क्या होते हैं, शिशु मतलब बालक, छोटे बच्चे। कैसे, अरविंद होता है कमल, बच्चों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इस पंक्ति को, इस लाइन को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग के लगते ही, जैसे ही आग लगी, लगन न पाई आग यानी आग लगी भी नहीं थी कि लंका सारी जल गई, सारी की सारी लंका जल गई और जो वहां से निशाचर थे, जो वहां से राक्षस थे, वो भाग गए। ठीक है, तो ये हमारा देखो, हनुमान जी ने लंका जलाई थी, ठीक है, हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है, लेकिन पूंछ में आग लगते ही लंका का जलना संभव नहीं है। पूंछ में आग लगने में थोड़ा समय लगा होगा, वो एक महल से दूसरे महल में, एक जगह से दूसरी जगह में कूदे होंगे, तो उसमें समय लगा होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनकी पूंछ में आग लगाई और दूसरी ओर लंका पूरी की पूरी जल गई। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनके लंका दहन की जो घटना है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो ये हमारा किस में आ गया, अतिशयोक्ति अलंकार में आया। अगली पंक्ति है जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। जगी वनस्पतियां अलसाई यानी जो आलस से भरी हुई वनस्पतियां थी वो क्या करने लगी, वो जगने लगी और
मुंह धोया शीतल जल से, और उन्होंने क्या किया, जो शीतल जल है, जो ठंडा पानी है, उससे अपने मुंह को धोया। ठीक है, वनस्पतियां देखो उठती नहीं है, उठना, आलस, मुंह धोना, सारी की सारी क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं। और इन सारी क्रियाओं का आरोपण किसके लिए कर दिया है कवि ने, वनस्पतियों के लिए कर दिया है। तो वनस्पति का मानवीकरण उन्होंने यहाँ पे किया है, तो इसमें हमारा मानवीकरण अलंकार आएगा। अगला है कल कानन कुंडल, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल, क वर्ण की आवृत्ति यानी अनुप्रास अलंकार। अगला है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरें क्या कर रही हैं, मधुर गान कर रही हैं। और कैसे, सागर के हृदय पर नाच नाच कर, सागर के हृदय पर नाच नाच कर लहरें मधुर गीत गुनगुना रही हैं। देखिए, नाचना और गाना कौन कर रहा है, लहरें दोनों काम कर रही हैं, वो गा भी रही हैं और वो नाच भी रही हैं। तो यहाँ पर लहरों का मानवीकरण किया गया है। तो ये हमारा जो पंक्ति है, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पावे बौराय। यानी यहाँ पे जो हमारा शब्द है वो क्या है, कनक कनक। ये जो शब्द आया है ये हमारा 2 बार आया है। इसमें हमारा यमक अलंकार है। क्यों, क्योंकि पहला जो कनक है वो क्या है, खाने के लिए बोला गया है कि या खाए बौराए। एक कनक को खाकर आदमी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। दूसरे कनक को पाकर, यानी अगर उसको वो मिल जाता है तब वो आदमी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है, पहला कनक है धतूरा। धतूरा जो हम बोलते हैं नशीला एक पदार्थ होता है, और दूसरा कनक होता है सोना, स्वर्ण, गोल्ड। ठीक है, अगर आदमी नशा करेगा तो भी वो अपनी सुध बुध खो देता है, वो बौरा जाता है। बौराना मतलब होता है पागल होना। और दूसरा कनक सोने को पाकर, सोने को पाने से मतलब क्या है, बहुत ज्यादा संपन्नता, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा धन संपत्ति भी क्या करती है, आदमी को पागल कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है। अगला है नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं, अब निसी वासर। निसी रात, वासर दिन, दिन रात। अब जो नदियां हैं वो क्या है, किसी की यश धारा, उनकी वीर गाथाएं या उनके गुणगान करते हुए बह रही हैं। तो यहाँ पर नदियां यश धारा सी बहती, नदियों के बहाव के को क्या बोला गया कि वो यश धारा के समान बह रही हैं। ठीक है, सी शब्द आया है तुलनात्मक, तुलना दिखाने के लिए। तो ये हमारा इसमें क्या आएगा, उपमा अलंकार आएगा। अगला है प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। भाग्य सागर, भाग्य सागर क्या है, भाग्य को क्या है, सागर की हिलोरों की तुलना भाग्य से कर दी गई। कभी उठ रही है, कभी गिर रहे हैं, वैसे हमारे क्या है, प्रश्न उठ रहे हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में वो विचार आ रहे हैं सागर के हिलोरों की तरह। ठीक है, तो भाग्य सागर बोला गया है। भाग्य को, सागर को एक ही कर दिया गया है, भाग्य और सागर को। तो यहाँ पे हमारा आएगा रूपक अलंकार। अगला है, देखिए, मैं बरजी कै बार तू इतकत लेती करोट, पखुरी लागे गुलाब की परी है गात खरोट। पहली पंक्ति का ऐसा कोई इसमें है नहीं जिसमें आपका अलंकार हमें दिखेगा, लेकिन दूसरी पंक्ति की अगर हम बात करते हैं, पंखुड़ी लागे गुलाब, यानी गुलाब की पंखुड़ी लगने से, गुलाब की पंखुड़ी, ठीक है, कांटा नहीं, हम कांटे की बात नहीं कर रहे हैं, पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी के लगने से पड़ी है, यानी पड़ जाती है। गात, गात मतलब होता है शरीर में, खरोंट मतलब होता है खरोंच। अब देखिए, फूल क्या है, गुलाब का फूल है, बहुत कोमल होता है, कोई भी फूल हो कोमल होता है, उसकी पंखुड़ी से शरीर में खरोंच लगना क्या है, बिल्कुल असंभव है। फूल कैसे किसी को कष्ट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी से शरीर में चोट लगने की बात की गई है, शरीर में खरोंच आने की बात की गई है, जो क्या है,
असंभव है, जो संभव है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि फूल कभी ऐसा चोट पहुंचाना नहीं कर सकता है। अगला है, लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं। घने चने क्या बने बने इठलाते हैं। ये शब्दों को देखिए, घने घने जो चने हैं, चने की जो पौधे हैं वो बहुत घने उगे हुए हैं और क्या है, बहुत इठला रहे हैं, बहुत इतरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चने हैं उनको इठलाते हुए उनको दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण है, क्योंकि जो चने के पौधे हैं उनको मानवीय प्रक्रियाओं में आरोपित कर दिया गया है, उन पर मानवीय प्रक्रियाएं आरोपित कर दी गई हैं। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हमारा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। हौले हौले होली गा गा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। और क्या करते हैं, सिर्फ इठला ही नहीं रहे हैं बल्कि होली गाकर घुंघरू पे ताल बजाते हैं। घुंघरू पे ताल बजाना मतलब नाचना, नृत्य करना। और क्या कर रहे हैं, वो होली गा रहे हैं। चना जब उगता है तो होली का मौसम उस टाइम पे रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं, होली गा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, घुंघरुओं की ताल बजा रहे हैं, उसके बीज छनक रहे हैं, उसको बोला गया है। ठीक है, अगला है, कालिंदी कूल कदम्ब की डालिन वह कौन सा अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब क्या है, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखिए, लास्ट है आज का प्रश्न, पीपर पात सरस मन डोला। जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है, यानी जो डोलने की प्रक्रिया है, पत्ता हिलता है। और मन का डोलना क्या है, मन में विचारों का आना जाना, मन का एक जगह स्थिर नहीं होना। मन को क्या माना जाता है, बहुत चंचल माना जाता है, बहुत चलायमान माना जाता है। ठीक है, तो उसी चंचलता की तुलना कवि ने पीपल के पत्ते के हिलने डुलने से की है। यानी मन क्या है, पीपल के पत्ते के समान चंचलता पूर्वक डोलता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ प्रश्न थे जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रासों पर आधारित थे। थैंक यू एवरीवन।